अच्छा अब सर अच्छा, ऑडिबल। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्लेटर्स रूल पढ़ लिया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। यस सर। अच्छा सर अब I'm जो हमें स्टार्ट audible? करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक तरह से मानना कि चैप्टर की स्टार्टिंग है, सही ना, यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई। क्या करेंगे स्टडी? एटॉमिक रेडियाई, है ना, एटॉमिक रेडियाई, एटम का रेडियाई। ये एटम है, एटम का रेडियाई, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the valence shell containing electron, distance from center of the nucleus to the valence shell containing electron। ये है एटॉमिक रेडियाई। एटम का रेडियाई या एटम का साइज, ये एक ही बात है। एटम का रेडियाई या एटम का साइज, ये एक ही बात है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? अब एक चीज ध्यान रखना कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक वॉल्यूम एक्चुअल में डिफाइंड होता है 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए। 1 मोल ऑफ एटम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक वॉल्यूम। सो एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज, है ना। एटॉमिक वॉल्यूम डिफरेंट होता है देन एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये जो आज आएगा टॉपिक वो 10th लेवल का ही टॉपिक है। 10th में जो तुमने पढ़ा है उसी टाइप का वो कुछ। सर हाँ बोलो। सर हम वॉल्यूम को 1 मोल के लिए इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि वो मतलब बहुत छोटा हो जाएगा और सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका कोई मतलब ही नहीं ना उसका कोई। तो एटॉमिक वॉल्यूम इसलिए 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए डिफाइंड। हाँ क्लियर हो गया सबको कि नहीं है? तो एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक एक्सक्यूज मी वॉल्यूम सर। में ये थोड़ा सा हाँ बोलो। सर जैसे अगर कॉपर का एग्जांपल लें तो जो रेडिया होगा वो 4s1 तक मानेंगे या फिर 3d10 तक? 4s1 310 पूरा। सर मतलब कौन सा डिस्टेंस लेंगे, 3d न्यूक्लियस से 3d10 तक का या फिर न्यूक्लियस से 4s1 तक का? लास्ट शेल तक का एटॉमिक रेडियाई ना, लास्ट शेल तक। यस सर। अच्छा एटॉमिक रेडियाई बता दिया मैंने, एटॉमिक वॉल्यूम बता दिया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आता होगा इसका आंसर। एटॉमिक रेडियाई को निकालने में डिफिकल्टी क्यों आती है? स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। व्हाई देयर इज डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो इसके रीजन पढ़े होंगे, वेदांत एक्सप्लेन कर सकता है रीजन। पहला रीजन कि एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ये एटम, जैसे मैं शार्प बाउंड्री दिखा रहा हूँ, ये शार्प बाउंड्री नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो एटम डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, दैट्स व्हाई देयर इज डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। कोई डाउट? हाँ सही है निशी, एक्सप्लेन करना है अभी, चैट में मत भेजना। तो पहला पॉइंट क्या है? एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, नो शार्प बाउंड्री। निशी एक्सप्लेन करो एक बार अब जल्दी से। निशी यस सर। बोलो पॉइंट्स। सर एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती। इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट एटम्स फॉर मेजरमेंट, प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, और फोर्थ है कि एटम्स हैव डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। ये परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। पहला तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, अगर किसी एटम का रेडियाई मेजर करना है, जैसे मेरे को मान लो एच का रेडियाई मेजर करना है एच एफ के अंदर या HCl के अंदर, तो क्या होगा, मेरे को इसको आइसोलेट करना पड़ेगा किससे? एफ से। तो क्योंकि आइसोलेटेड फॉर्म में एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते इस वजह से, तो डिफिकल्ट टू आइसोलेट, डिफिकल्ट टू आइसोलेट सिंगल एटम for measurement of atomic radii, difficult to isolate single atom for the measurement of atomic radii। थर्ड, आसपास के जो एटम्स होंगे इसके, वो भी इसके मेजरमेंट में डिफिकल्टी, क्योंकि वो भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो वो भी इसके मेजरमेंट में क्या करेंगे? डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे? प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स, हमने पढ़ा हुआ ना ये।
प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स। और फोर्थ क्या है? फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट रेडियाई एंड डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। यहाँ H प्लस का रेडियाई निकालोगे, यहाँ H प्लस का रेडियाई निकालोगे, तो कुछ ना कुछ एरर आता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। तो डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स, क्लियर? डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। तो इसलिए एटम का रेडियाई मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, इसलिए एटम का रेडियाई मेजर करने में क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी, है ना? इसलिए एटम का रेडियाई मेजर करने में डिफिकल्टी आएगी। तो ये 4 पॉइंट्स है, स्कूल में पूछते हैं ये, व्हाई देयर इज डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है, एटम को आइसोलेट करना है फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियाई, आसपास के एटम डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। फोर्थ क्या है? डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स, क्लियर? डिफरेंट रेडियाई इन डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट्स। नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट अब तुम्हें देखना है टाइप्स ऑफ रेडियाई। टाइप्स ऑफ रेडियाई, टाइप्स ऑफ रेडियाई। टाइप्स ऑफ रेडियाई में पहला फर्स्ट 3 तरह के रेडियाई मेनली हमें स्टडी करने हैं। कोवेलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल्स रेडियाई और मेटालिक रेडियाई। ये 3 बेसिक रेडियाई हैं जो स्टडी करते हैं। कोवेलेंट रेडियाई, क्लियर? कोवेलेंट रेडियाई, उज्जवल क्या हो गया? देखो कोवेलेंट रेडियाई, अब यहाँ से ध्यान समझना, यहाँ से कंसेप्ट है, यहाँ से कंसेप्ट है, यहाँ से ध्यान समझना बिल्कुल। कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है? जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना, मैं एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे तुमने H को लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा H लिया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये HS का बॉन्ड बन गया। इसके न्यूक्लियस से ध्यान देना, इसके न्यूक्लियस से, इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, ये जो डिस्टेंस है इसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इसका हाफ जो है दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियाई। ये कोवेलेंट रेडियाई। अब इसी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देंगे। H क्या होता है? 1s1 स्फेरिकल शेप। दूसरा H क्या है? अगेन 1s1 स्फेरिकल शेप। ये एक H एटम आया कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा H एटम आया कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब इन दोनों से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका जो हाफ होगा वो होगा कोवेलेंट रेडियाई। समझ गए कि नहीं? इसका जो हाफ है वो क्या है? कोवेलेंट रेडियाई। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं d मान लूं, ये कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मान लिया? d। ये अगर d है तो d जो है वो क्या होगा? RH, एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस प्लस RH, अप्रोक्सीमेटली यही होता है, RH प्लस RH। तो RH क्या आ जाएगा? d/2। d क्या है? एक तरह से बॉन्ड लेंथ। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? सर ये समझ नहीं आया सर। करना। नहीं सर, मेरे को एक अलग से वैसे डाउट था सर। हमने ये हाइड्रोजन के लिए तो ये बात बोल दी, लेकिन सर जो ऐसे एटम्स है जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, तो हम उसके लिए कैसे बोलेंगे सर? जैसे कार्बन या फ्लोरीन हो गए। कार्बन का तो ऐसा ना, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते ना, या वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं। C2 है, जैसे F2 होता है, उसको में P में आएगा, तो P कैसे? P में देख लें न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस। जैसे मान लिया अगर फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में क्या होगा? ये एक F का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही दूसरे F का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ये D। समझ गया कि नहीं? सर ये तो फिर हमने एक ही एक्सेस पे देखा है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन से देखते हैं ना, लास्ट सर तो इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस। हाँ सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन से देख रहे हैं, बट ये हमारा मान लें हम कि px मतलब pz में अगर ये चला गया, तो सर pz के अंदर z एक्सिस के अंदर तो सर हम इनके कैसे बनाएंगे फिर? अरे जो अर्नव, जो पहला बॉन्ड बनता है ना, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और हमेशा वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही होता है। ये अभी केमिकल बॉन्ड में पढ़ाऊंगा तब पूछियो, अभी मत पूछिए इस समय यहाँ पे कुछ। समझ गया कि नहीं? फर्स्ट ठीक बॉन्ड है जो सर। होता है हमेशा न्यूक्लियस के एक्सिस पे होता है, बाकी बॉन्ड बनते हैं
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तुम्हें मेन जो मैंने कंसेप्ट बताया वो सबको समझ आ गया कि नहीं? उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एच एटम ये रहा, दूसरा एच एटम ये रहा, दोनों के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से सेंटर का दिस इज कॉल्ड डी। डी में क्या क्या आ रहा है? आर एच ये वाला आ रहा है और आर एच ये वाला आ रहा है, तो डी होता है आर प्लस आर एच। आर एच बाय टू। सिंगल अगर लाइक एटम्स हैं तो उसके लिए ऐसे निकालना है। लाइक एटम्स हैं तो अगर मान लो दो अलग अलग एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, एक एटम ए है, एक एटम अगर बी है, तो उस केस में जो डी होगा, मान लो ये एटम ए है, ये ए एटम, ये बी एटम, HCl ले लो, HF ले लो, कोई भी, उस केस में जो डी होगा वो आर ए प्लस आर बी होगा। आर ए प्लस आर बी होगा माइनस 0.09 ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, ये आएगा। कोई डाउट? और ध्यान रखना इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे? आर ए प्लस आर बी, यही लेते हैं डी को। अच्छा, अभी यहां तक किसी को कुछ पूछना है? और इस इक्वेशन का नाम भी मैंने बता रखा है, शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, सबने पढ़ा हुआ ना ये? यस सर। Yes. हाँ, डी टू आर ए प्लस आर बी। मैंने बोला है उज्जवल, शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन है इसका नाम। अगर दो एटम अलग अलग हैं ए और बी, तो उस केस में डी क्या होता है? आर ए प्लस आर बी होता है। उसमें भी बस एक एक्स्ट्रा टर्म जो आएगी उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की है। डी क्या आएगा? आर ए प्लस आर बी। डी क्या आएगा? आर ए प्लस आर बी ही आएगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा सो और क्लियर हो जाएगा ये। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो अब नेक्स्ट, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम N2 का या O2 का, इनका सिंगल बॉन्ड का रेडियाई कैसे मेजर करोगे? बता सकते हो कि कोई एग्जांपल देके N2 का या O2 का सिंगल बॉन्ड का रेडियाई कैसे मेजर होगा? देखो N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं। O2 में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं। इनके सिंगल बॉन्ड का रेडियाई यानी N सिंगल बॉन्ड N का रेडियाई कैसे मेजर करोगे? O सिंगल बॉन्ड O का रेडियाई कैसे मेजर करोगे? बोलो कैसे मेजर होगा ये? वेदांत? सर एनर्जी उज्ज्वल? प्रोवाइड करके बॉन्ड तोड़ के। नहीं। सर हम ऐसे कंपाउंड्स देख लेंगे जिनमें इनके सिंगल बॉन्ड आते हो। बिल्कुल सही, एग्जांपल दे। सर जैसे कि O2 के लिए H2O। उसमें तो एक ही O है ना, जैसे ये है इसमें ले लो सर H2O2, ये O2 H2O2 आ गया ना। बस अब इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस उसका हाफ, नहीं इसके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस इसका हाफ, ये हो जाएगा ना रेडियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। नहीं समझ आई बात? H2O2 एग्जांपल लिया, H2O2 वो सिंगल बॉन्ड है। या O2F2 एग्जांपल ले लो, उसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है। समझ गए कि नहीं? है अब ऐसे ही N सिंगल बॉन्ड N है तो N2H4 ले लो, हाइड्रोजीन जो कि रॉकेट का फ्यूल भी होता है, N2H2 ये आ जाएगा ना इससे। नहीं समझ आ रहा? हाइड्रोजीन। आ गया सर। तो N2H4 में ऐसे, तो ये सिंगल बॉन्ड का रेडियस इस तरह से मेजर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को सपोज P सिंगल बॉन्ड P मेजर करना है, S सिंगल बॉन्ड S मेजर करना है, तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें क्या आ रहा हो, P सिंगल बॉन्ड P, S सिंगल बॉन्ड N। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का मेजर करना है, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन का मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करोगे मेजर?
देखो पी सिंगल बॉन्ड भी पी है, पी सिंगल बॉन्ड पी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी मैं ले रहा हूँ सिंपल एग्जांपल सबसे, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो कि P4 होता है, P4 के अंदर ये ऐसे बनता है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो, ये ये और ये दिस इज P4, क्लियर, दिस इज P4 मॉलिक्यूल। तो कोई भी एक सिंगल पी बॉन्ड पी लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, जैसे मैंने इसका हाफ कर दिया, एक मिनट, ये था, अब इसका हाफ कर दो, ये हो गया रेडियस ऑफ पी एटम। समझ आया कि नहीं है? सल्फर का चाहिए तो S8 मॉलिक्यूल, सल्फर सिंगल S, सिंगल बॉन्ड S, चाहे तो तुम H2S2 भी बना सकते हो, H2S2 भी बना सकते हो, नहीं तो सल्फर का मॉलिक्यूल ले लो। सल्फर का मॉलिक्यूल ये है S S S S S S S, दिस इज S8, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। तो कोई भी एक S सिंगल बॉन्ड S ले लो और रेडियस मेजर कर लो, ये ले लिया S सिंगल बॉन्ड S और इसका मेजर कर लिया, ये वाला ले लिया बॉन्ड और इसका हाफ, ये RS हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहाँ मेजर करोगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन C2H6 में, या डायमंड के स्ट्रक्चर में C2H6, या डायमंड के स्ट्रक्चर में। और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर होता ही है कोवेलेंट सर क्रिस्टल। सिलिकॉन क्या है? Si2O2 कोवेलेंट बोल क्रिस्टल। सकते हैं हम? नहीं नहीं, SI2O2 नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, SiO2 होता है। और सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिंगल है सिलिकॉन, ये पूरा एक कोवेलेंट क्रिस्टल है, 4 बॉन्ड बनाएगा हर एक सिलिकॉन। ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, हर एक सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें मेजर कर लेंगे, समझ गए कि नहीं है? ये सिंगल बॉन्ड सिंगल, सही ना, RSI आ जाएगा। तो तरीका समझ आ गया कैसे करना है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर नो सर। तो इस तरह से मेजर हो जाएगा हमारा सिंगल एटम का। अगर तुम्हें रेडियस मेजर करना है तो इस तरह से मेजर कर लेंगे, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है, सबने किया होगा ये क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल लिया होगा इसके अंदर। मान लो अगर ASH3 है कंपाउंड, ASH3 कंपाउंड है, और मैंने तुम्हें इसके अंदर दे दिया से ASH बॉन्ड लेंथ दे दी, ASH की बॉन्ड लेंथ है A, AH बॉन्ड लेंथ है A पिकोमीटर, A पिकोमीटर, और HH बॉन्ड लेंथ दे दी तुम्हें अलग से, वो है B पिकोमीटर, वो B पिकोमीटर है। और तुम्हें बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम, आर्सेनिक एटम का रेडियस क्या होगा? कौन ट्राई करेगा? आर्सेनिक एटम का रेडियस क्या होगा? विधि, Yes, sir. विधि के ऊपर अटेंडेंस ले लेना प्रॉपर। Okay. प्रगति, Yes, sir. प्रगति सुना नहीं रहे हो बिल्कुल भी। गौरव, गौरव, यस सर। गौरव तूने बोला था काइनेटिक्स सुना दूंगा, तो सुनाया नहीं तूने अभी तक। सर फोन करा था सर, आप देखो सर। अच्छा मेरे को मैसेज कर दियो, कुछ नहीं मैं देखूंगा फिर। अच्छा हाँ ठीक अंशिता, है सर। अंशिता, Yes, sir. अंशिता तुम्हारा मोल कंसेप्ट कितना हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं अभी तक। सर आपने मेरे को प्लेलिस्ट ही नहीं भेजी। नहीं भेजी अभी? अच्छा मेरे को मैसेज नहीं डालना सर। फिर, ओके सर। मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा। ओके सर। और कौन है? अक्षत, यस अक्षत मेरे को आज सुनाना है तूने, सही है ना? समझ आ रहा है भी सारा कि नहीं अक्षत? यस हम्म, चलो निकाल लिया आंसर किसी ने कि नहीं?
निशी और Yes, निधि sir. काम कर रहे हो कि नहीं? यस निशी निधि पुराने वाला काम हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. हम करते रहना, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल, जो टाइम बोला हुआ मैंने। अर्नव और कनिष्क, सर हम दोनों Yes, आपस sir. में सुना देते हैं। हाँ वो जरूर कर लेना, उसको मिस मत करना बिल्कुल एक भी दिन। अच्छा, ASH बॉन्ड लेंथ दे रखी है और ए दे रखी है, HH बॉन्ड लेंथ B दे रखी है। कोई भी नया बच्चा जो आंसर कर सकता है, कोई भी नया बच्चा जो आंसर कर सकता है इसका? आदित्य, छवि, सर A minus B by 2. A माइनस B by 2, ये आंसर दिया है। Yes, sir. A माइनस B by 2, और किसने निकाल लिया ये? और किसने निकाल लिया है? देखो, ASH बॉन्ड लेंथ दे रखी है A, ASH बॉन्ड लेंथ है A, ये पूरी बॉन्ड लेंथ A दे रखी है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू A। मैंने अप्रोक्सीमेशन लिखा है, मैंने माइनस 0.09 XA माइनस XB को नेगलेक्ट कर दिया है। दिस इज इक्वल टू A। और HH बॉन्ड लेंथ दे रखी है HH, ये बॉन्ड लेंथ दे रखी है B, ये B दे रखी है। तो रेडियस ऑफ B क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ H एटम क्या हो जाएगा? B by 2। रेडियस ऑफ H एटम इसका आधा हो जाएगा, B by 2। तो अब यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम प्लस B by 2 इज इक्वल टू A। तो रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम कितना आ जाएगा? A माइनस B by 2। क्या टफ है क्वेश्चन ये? आगे समझ के नहीं है? रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम A माइनस B by 2, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नीट पे पूछे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये आने चाहिए तुम लोगों को, सही ना? रेडियस ऑफ आर्सेनिक एटम A माइनस B by 2। तो यहाँ पे मैंने पहला रेडियाई डिस्कस कर लिया है, कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? कोवेलेंट रेडियाई मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब तुम में से ये बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, कोवेलेंट रेडियाई के लिए, कोवेलेंट रेडियाई जो है ना किसके लिए पॉसिबल है? कोवेलेंट रेडियाई जो है किसके लिए पॉसिबल है? इज पॉसिबल फॉर, इज पॉसिबल फॉर मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए, या फिर ले लेते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए डी ऑल। उज्जवल गुप्ता ने आंसर दे दिया नॉन मेटल्स के लिए। और कोई बच्चा? शर्मा, उज्जवल शर्मा ने आंसर दिया बी, छवि नॉन मेटल्स, आदित्य नॉन मेटल्स। सबका आंसर नॉन मेटल्स है। सर ऑल। हाँ, ऑल किसने बोला? ये सर ऋषि का मेरा आंसर ऑल ऑल आया। सर सर मेरा भी अर्नव का सर भी मेरी ऑल है। आवाज आ रही है अब आपको? हाँ सर हाँ। कनिष्क कॉल। वेदांत, वेदांत क्या आंसर आएगा? सर मेरे हिसाब से ऑल होगा। ऑल, हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में ऑल ही कहेंगे। जैसे अगर नॉन मेटल्स के लिए तो है ही है, नॉन मेटल्स के लिए तो है ही है। जैसे F और F के बीच में कौन सा रेडियाई होगा? कोवेलेंट रेडियाई। F और F के बीच में नॉन मेटल्स के लिए तो है ही कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नॉर्मल गैसेस के लिए भी बन सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं नॉर्मल गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस होती है ना जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, उनके लिए नहीं होगा, उनके लिए सिर्फ वैन डर वाल्स रेडियाई होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। जैसे XCF2, तो ये इसमें बन गया कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? इसमें क्या बन गया? कोवेलेंट रेडियाई। नॉर्मल गैसेस के लिए बन गया। मेटल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? मेटल्स के लिए मेटल्स के लिए तो मेटेलिक रेडियाई होगा ना। मेटल्स के लिए क्या होगा? मेटेलिक रेडियाई। मेटल्स में भी पॉसिबिलिटी है, जैसे एक ही सोडियम लिया मैंने, सोडियम को जब गर्म करेंगे ना, इसको जब हीट करेंगे तो बन जाता है Na2। तब क्या बन जाता है? Na2 गैसियस फॉर्म में। Na2 बनता है गैसियस फॉर्म में।
Na2 बन जाता है गैसियस फॉर्म में इस तरीके से। तो इसलिए अब पॉसिबल हो गया इसके अंदर, क्या पॉसिबल हो गया, कोवेलेंट रेडियाई, Na2 बन गया ये गैसियस फॉर्म में हीट करने पर। तो ये इसमें पॉसिबल है क्या, कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियाई सबके लिए पॉसिबल है, इन सबके लिए पॉसिबल है कोवेलेंट रेडियाई। चलो नेक्स्ट, अभी हमने कोवेलेंट रेडियाई खत्म कर लिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कूल में पूछते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। नंदनी ऑल होगा, कोवेलेंट रेडियाई की डेफिनेशन क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई की डेफिनेशन क्या होगी, अभी बताया ना मैंने, एक एटम ये रहा, ये तो समय पड़ा हुआ ना, दूसरा एटम ये रहा, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये डी है, आर मान लो ए एटम है ये, आर ए क्या होगा d/2, आर ए क्या होगा d/2, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू, half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms, half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms। कोई डाउट किसी को, half of the distance two covalently bonded atoms, जरूर लिख लेना सही ना, half of the distance between nuclei of two covalently bonded atoms। तो ये हमने अभी खत्म किया है कोवेलेंट रेडियाई, नाउ इट इज वैन डर वाल्स रेडियाई। अब हम पढ़ेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जितने आते हैं वो भी बता दिया तुम्हें। नाउ इट इज वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई क्या है, जैसे तुम्हारा एक मॉलिक्यूल, ये वैन डर वाल्स रेडियाई के लिए ना, पहले तो जो हमने रेफरेंस फ्रेम माना है वो माना है सॉलिड में कंसीडर कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम जो माना है सॉलिड माना है, ताकि एक मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ताकि एटम एक मिनिमम डिस्टेंस पे हो, क्योंकि अगर लिक्विड होगा या गैस होगा तो एटम मूविंग कंडीशन में होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना टफ हो जाएगा, इसलिए रेफरेंस फ्रेम हमने सॉलिड माना है, रेफरेंस फ्रेम क्या माना है, सॉलिड। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, चार मॉलिक्यूल, 5 6 7, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जो दो पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो दो पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एटम्स, उनके एडजेसेंट एटम्स होंगे, ये नहीं कि तुमने एक मॉलिक्यूल ये लिया एक मॉलिक्यूल ये लिया, जो दो पास वाले हैं, कोई भी दो पास वाले मॉलिक्यूल, कोई भी दो पास वाले मॉलिक्यूल, उनके एडजेसेंट एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका आधा जो होगा वो वैन डर वाल्स रेडियाई। मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा, एग्जांपल दूंगा तो मैं और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिया एक मॉलिक्यूल H2 का है, ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल H2 का ये है। अब दो पास वाले एटम कौन से हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दो पास वाले एटम कौन से हैं, ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल, इसके पास वाले दो एटम ये वाले हैं, तो इसके न्यूक्लियस के सेंटर से इसके न्यूक्लियस के सेंटर का जो आधा डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियाई। समझ आया कि नहीं, दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स, ये वैन डर वाल्स रेडियाई। जैसे मैं और ढंग से ले रहा हूं एग्जांपल, ये लिया मैंने एक H2 का मॉलिक्यूल, ये लिया ऊपर बना रहा हूं मैं दूसरा H2 का मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल। अब दो पास वाले एटम कौन से हैं, एक ये दो पास वाले एटम है, ये तो क्या है, इसका आधा जो होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई, ये क्या है, कोवेलेंट रेडियाई। अब इसका जो हाफ होगा, दो एडजेसेंट एटम, ये क्या है, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, ये इसका जो हाफ है ये वैन डर वाल्स रेडियाई। अभी बताओ समझ आ गया कि नहीं, है वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई समझ आ गया कि नहीं, Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियाई। अब बताओ कोवेलेंट रेडियाई और वैन डर वाल्स रेडियाई में कौन सा बड़ा होगा, वैन डर वाल्स Van रेडियाई। der Waals. वैन डर वाल्स बड़ा होगा, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में तो एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है कि नहीं, कोवेलेंट रेडियाई कभी भी बनेगा तो एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, जैसे ये बना था ना, ये बना कोवेलेंट बॉन्ड, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
ये कॉमन पार्ट आ गया इसमें कि नहीं? इसमें कुछ कॉमन पार्ट आया वैन डर वाल्स रेडियाई में? कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो कोवेलेंट रेडियाई इज ऑलवेज शॉर्टर देन वैन डर वाल्स रेडियाई, हमेशा ध्यान रखना है। वैन डर वाल्स रेडियाई बहुत बड़ा होगा, कोवेलेंट रेडियाई बहुत छोटा होगा, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है देन वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाया है। Why covalent radii is shorter than van der Waals radii? Reason: in the formation of covalent bond, partial overlapping takes place. Partial overlapping takes place. That is a part of electron cloud becomes common. That is a part of electron cloud becomes common. आगे समझ के नहीं है? पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, इसलिए कोवेलेंट रेडियाई जो है वो छोटा होगा। कोवेलेंट रेडियाई छोटा होगा और इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा देन वैन डर वाल्स रेडियाई। देन वैन डर वाल्स रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई की डेफिनेशन क्या है? वैन डर वाल्स रेडियाई की डेफिनेशन क्या है? वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। ये दो एडजेसेंट एटम्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा, वो वैन डर वाल्स रेडियाई है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर। कोई डाउट किसी को? और रेफरेंस फ्रेम क्या लिया है? सॉलिड। सॉलिड क्यों लिया है? ताकि एटम्स की पोजीशन फिक्स हो, मूवेबल ना हो, इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना टफ ना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करना। किसी को कोई डाउट? सर ये दो एडजेसेंट वाली बॉन्ड बना रहे हैं ना? हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वैन डर वाल्स रेडियाई क्लियर हो गया? अब इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि वैन डर वाल्स रेडियाई जैसे मैंने पूछा इसमें, वैन डर वाल्स रेडियाई इज पॉसिबल फॉर, क्या आएगा आंसर? वैन डर वाल्स रेडियाई इज पॉसिबल फॉर नोबल गैस। नहीं, वैन डर वाल्स रेडियाई यानी दो जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हो, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में जो बिल्कुल आइसोलेटेड है तो उनके लिए क्या होगा? वैन डर वाल्स रेडियाई। नॉर्मल गैसेस के लिए मेनली होते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई। चलो मैं आगे भी क्वेश्चन बताता हूँ। ये भी यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये अभी तक मैंने जो बताया है इसमें वैन डर वाल्स रेडियाई वाला क्वेश्चन जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वैन डर वाल्स रेडियाई इज लॉन्गर एंड वीकर एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई के फॉर्मेशन में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉमन हो जाता है, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ध्यान देना, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ये लाइन भूलना नहीं कभी भी, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं तो अगर बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है तो ये भी इंक्रीज कर जाता है। ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा, पूरे 2 साल इस लाइन को यूज करूंगा मैं, तो इसलिए ध्यान रखना, साइज बढ़ेगा किसी का भी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और भी डिटेल है इसकी, लेकिन ये जरूर याद रखना। जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा F2Cl2 Br2 I2, F2Cl2 Br2 I2, F2 और Cl2 क्या है? गैसेज हैं। ब्रोमीन क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसी का रीजन यही है। नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, जैसे फ्लोरीन के दो, ये फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा इधर होगा, तो क्या होगा? इसलिए क्या बहुत ज्यादा गैप है तो इसलिए गैस है। Cl2 में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी गैप हो जा रहा है गैस की फॉर्म में, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, साइज बढ़ रहा है। अब ब्रोमीन आया, ब्रोमीन में साइज और बढ़ गया, तो अब ब्रोमीन किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया, फोर्सेस क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग हो गए थोड़े। आयोडीन आया, साइज बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ गए, तो आयोडीन किस फॉर्म में आ गया? सॉलिड फॉर्म में। समझे कि नहीं? जैसे जैसे साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ गए। इसी वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन क्या है? सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे।
ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया अभी, कोई डाउट तो नहीं है? वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस whereas bromine is liquid and iodine is solid at room temperature, because as we descend down the group, then size increases, due to which surface area increases, so strength of van der forces increase, hence chlorine chlorine are gases, bromine is liquid whereas iodine is solid at room temperature. समझ आ गया कि नहीं? ये चलो ये समझ आ गया होगा, एक बार रीजॉइन कर लेना, रीजॉइन कर लेंगे एक बार।